हेलो फ्रेंड्स, होप आपको पहले वाली वीडियो पसंद आई होगी और फर्स्ट पार्ट में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर ऐसा है तो डू शेयर योर व्यूज़ इन कमेंट सेक्शन एंड दिस इज़ सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। वी शैल बी डीलिंग विद डिफरेंट डिजीजेस। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने फिनिश किया था बैक्टीरियल डिजीज़ेस के, एक टाइफॉइड और दूसरी निमोनिया। निमोनिया के दो पैथोजेंस हमें पता थे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। इनके बारे में अच्छे से डिटेल में पिछले वीडियो में बताया गया है। सेकंड जो वायरल डिजीज़ थी वो थी कॉमन कोल्ड, जो राइनो वायरस से हुई, जिसका लाइफ स्पैन 3 to 7 डेज़ का था और मेनली अफेक्टेड साइट ऑफ क्या थी, रेस्पिरेटरी पैसेज। आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मलेरिया। इस टॉपिक पे मैक्सिमम बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि सेक्सुअल स्टेज कहाँ होती है, ए सेक्सुअल स्टेज कहाँ होती है, सेक्सुअल गैमेट कहाँ फॉर्म होते हैं और इन्फेक्शियस स्टेज ह्यूमंस के लिए कौन सी है। तो मलेरिया एक जो डिजीज़ है उसका वेक्टर कौन है, फीमेल मस्कीटो, जिसको एनाफिलिस मस्कीटो भी बोलते हैं। पर इसका जो पैथोजन है वो क्या है, कौन है, प्रोटोजुआ है, प्लाज्मोडियम। इसके 3 टाइप हैं, वाइवेक्स, मलेरिया एंड फैल्सीफेरम। फैल्सीफेरम ही सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, जो वाइटल है और फैटल भी है। अब इसकी लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो सबसे पहले जो स्पोरोजोइट्स, जो इन्फेक्शियस स्टेज है ह्यूमन की, जब एक मस्कीटो बाइट करता है तो उसके स्लेवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजाइट्स, जो कि प्रोटोजुअन है, प्लाज्मोडियम है, वो हमारे ब्लड में जाता है। वहाँ से वो ब्लड में कैरी होके एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। कहाँ सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, लीवर में। लीवर के बाद वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं आरबीसी में। वही आरबीसी जब रप्चर होती है तो वहाँ से एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसका नाम है हीमोजॉइन। हीमोजॉइन की वजह से ही चिल्स एंड फीवर आते हैं मलेरिया में। तो जो सिम्टम्स मलेरिया में आए हैं वो हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स से आए हैं। हीमोजॉइन टॉक्सिन ही रिलीज़ हुआ था जब आरबीसी रप्चर हुई थी। यहाँ अगर गैमेट फॉर्मेशन की बात की जाए तो सेक्सुअल स्टेज जो मलेरिया प्रोटोजोआन की है वो डेवलप होती है आरबीसी में, गैमेटोसाइट्स बोलते हैं। वहाँ से जब अनदर फीमेल मस्कीटो ब्लड सक करते हैं तो वो ही गैमेट्स उनके मिड गट में जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं। वहाँ पे ये साइकिल कंप्लीट होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर स्पोरोजाइट्स बन जाते हैं, जो एक इन्फेक्शियस स्टेज है ह्यूमंस के लिए। तो अगर इसको हम जैसा मैंने साइड में लिख रखा है कि ह्यूमंस में क्या होती है, कौन सी स्टेज है, एसेक्सुअल है, और एनाफिलिस मस्कीटो में कौन सी स्टेज है, सेक्सुअल स्टेज है। तो हमारा बैक्टीरियल में एक टाइफॉइड हो गया जिसके लिए विडाल टेस्ट दिया गया है, एक निमोनिया हो गया जिसके लिए साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या दी गई है, एल्वेलाई, और जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके लिए है वो है नेल्स, लिप्स और टर्न्स ब्लू। वायरल में कॉमन कोल्ड है हमारे लिए, राइनो वायरसेस, जिसकी लाइफ स्पैन 3 to 7 डेज़ है और रेस्पिरेटरी पैसेज में मेनली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमने इसकी लाइफ साइकिल देख ली कि स्पोरोजाइट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं लीवर में, और लीवर से वो जाते हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने आरबीसी में। जहाँ आरबीसी रप्चर करती है तो हीमोजॉइन टॉक्सिन निकलता है, उसी वजह से चिल्स एंड फीवर आते हैं। और गैमेट स्टेज जो सेक्सुअल स्टेज है वो फॉर्म भी आरबीसी में ही होती है। इसके लिए बच्चे कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रखेंगे कि सेक्सुअल स्टेज प्लाज्मोडियम की कहाँ डेवलप होती है, आरबीसी में डेवलप होती है। पर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन मस्कीटो के गट में होता है। तो अगर कोई पूछे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल किस में है तो वो ह्यूमंस में है, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल की बात हो रही है तो वो एनाफिलिस मस्कीटो में है। नेक्स्ट जो थर्ड हमारे लिए है वो है प्रोटोजोनल। प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम भी था, पर इसमें मलेरिया का अलग एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली आए भी हैं। तो जो एक और प्रोटोजोनल डिसीज़ दी गई है वो है एमोइबियासिस। एमोइबियासिस मेनली अफेक्ट किसको करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को। स्टूल, म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इसकी अगर कैरियर देखेंगे तो हमें हाउस फ्लाई है, और फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर भी इसका एक
कॉज हो सकता है। नेक्स्ट इसका जो पैथोजन है वो है एंटोमेबा हिस्टोलॉटिका। तो ये हम नहीं बोलेंगे कि एमोबिसिस एक प्रोटोजोनल डिजीज़ है, उसका कॉज क्या है एंटोमेबा हिस्टोलॉटिका, वेक्टर क्या है हाउस फ्लाई, और मेनली अफेक्ट पार्ट कौन सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन, स्टूल, म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स इसके प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्रोटोजोनल एक ही ऐसी डिजीज़ मेंशन की गई है मलेरिया प्लाज्मोडियम के अलग। अगर आपको ये वीडियो अभी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस आसानी से मिलती रहें। नेक्स्ट अगर हम टैब देखें तो फोर्थ जो हमारे पास है वो है हेलमिंथिक। हेलमिंथिक की 2 डिजीज़ दी गई हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप एनिमल किंगडम में भी पढ़ेंगे क्लास 11th में, और आपने यह हो सकता है पढ़ी भी हो। एस्केरियस, एस्केरियस से क्या होता है एस्केरियसिस, मेनली इन्फेक्टेड क्या है इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो कॉज करता है एनीमिया, और इसके एग कंटेमिनेट कहाँ मिलेंगे सॉइल में मिलेंगे। नेक्स्ट जो बीमारी डिजीज़ दी गई है उसका है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा कॉमन था क्योंकि इसकी दवा उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो ये भी मस्कीटो से ही फैलता है। पर ये और मलेरिया में एक फ़र्क है, मलेरिया में फीमेल एनोफिलिस वेक्टर है, यहाँ क्यूलेक्स मस्कीटो वेक्टर है। तो इसको मिक्स नहीं करना है, बहुत क्लियरली अलग से डिफरेंशिएट करके लिखा है मैंने कि क्यूलेक्स एलिफेंटियासिस की वेक्टर है और फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो की। अब एलिफेंटियासिस में पैथोजोन कौन सा है, तो पैथोजोन इसमें ये हेलमिंथ है, तो प्लेटी हेलमिंथ्स और एस्केलमेंथिस में तो आपको विचोरिया ब्रोंकाफ्टी मिल जाएगा, जिसका क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, लिम्फेटिक वेसल्स पे अटैक करती है, जेनाइटल ऑर्गन, और वो डिफॉर्मिटी की तरफ लेके जाते हैं। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रहें तो आप डिजीज़ भी डिटरमाइन कर सकते हैं और उसके पैथोजन को भी फाइंड कर सकते हैं। इस बार के नीट के क्वेश्चन में ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था जिसमें टाइफॉइड और भी अलग अलग बीमारियां दी गई थी जिनकी उनके वेक्टर और पैथोजन से मैच करना था, जिसमें से अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दूं तो ठीक चौथा नंबर क्वेश्चन जो मैच ऑफ द फॉलोइंग था, कॉस्टिक ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, जिसमें 4 ऑप्शन थे टाइफॉइड, निमोनिया, फिलेरियासिस एंड मलेरिया। इनके कॉलम 2 में जो मैचिंग में दिया गया था वुचेरिया, प्लाज्मोडियम, सल्मोनेला टाइफी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। तो आपको पता है कि टाइफॉइड का कॉस्टिक एजेंट कौन है सल्मोनेला टाइफी, निमोनिया का कौन है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, फिलेरियासिस का कौन सा है यही एलिफेंटियासिस को ही फिलेरियासिस कहते हैं, वुचेरिया ब्रोंकाफ्टी। नेक्स्ट मलेरिया का तो सबको पता ही है प्लाज्मोडियम। तो एक क्वेश्चन आपका इजीली यहाँ से हो गया। इससे पहले वाली वीडियो पे जब हमने इम्यूनिटी की बात की थी उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। इसमें एक ऑप्शन था एक्टिव इम्यूनिटी इज़ क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक्टिव इम्यूनिटी क्विक नहीं होती, स्लो है, पर फुल रिस्पॉन्स लॉन्ग लास्टिंग ज़रूर है। तो इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया था, जिससे आपको ईजिली 4 मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो आने वाली टॉपिक है एसटीडी, उसके लिए भी मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे एक क्वेश्चन आज इस साल फिर नीट में आया था। क्वेश्चन ये था कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट इंक्लूडिंग और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। हमको 4 ऑप्शन में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनको फाइंड करना था। तो ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन था उसमें 3 ही दिए गए थे, गोनोरिया, साइफिल्स एंड जेनाइटल हर्पीस। इसके बारे में हम आपसे डिटेल में बात करने वाले हैं कि गोनोरिया किससे होता है, साइफिल्स किससे होता है, जेनाइटल हर्पीस किससे होता है, एड्स किससे होता है, और फिलेरिया के बारे में तो हमने आपसे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फंगल डिजीजेस। फंगल डिजीजेस से सब कॉमनली परिचित हैं इससे, किसी ना किसी को हमेशा जब भी बारिश के मौसम में फंगल डिसीजेस को बहुत ज़्यादा उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हीट एंड मॉइस्चर, ये 2 चीज़ ऐसी हैं जो फंगल ग्रोथ को बहुत
हेल्प करती हैं। तो इसके तीन एग्जाम्पल्स, तीन अलग अलग स्ट्रेन्स दिए हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। ये तीन हमेशा याद रखेंगे, MTE, कि माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम एंड एपिडर्मोफाइटम। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम पढ़ें तो हमें मिलेगा ड्राई स्केल्स, स्किन ड्राई हो जाती है, इचिंग, हीट एंड मॉइस्चर, सॉइल से भी ट्रांसमिट हो सकता है, टावल्स से भी ट्रांसमिट होता है, यूज टावल से, कॉम्ब से भी, और ये मोस्ट कॉमन है। तो फंगल डिजीज के लिए सिंपल सा याद रखना है कि रिंग वॉर्म दे रखा है एनसीईआरटी में, जिसके तीन हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम और एपिडर्मोफाइटम, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स ड्राई स्किल्स हैं, इचिंग है, हीट एंड मॉइस्चर है, सॉइल से फैल सकता है, टॉवल से फैल सकता है, कॉम्ब से फैल सकता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है। तो हमारी हेलमिंथ हो गई, फंगल डिजीजेस हो गए। अब हम बात करने जा रहे हैं एसटीडी। एसटीडी के लिए मैंने आपको अभी बताया कि इसी साल एक क्वेश्चन आया था। तो एसटीडी में अगर हम बात करें वायरस से होने वाली बीमारियां, इसमें सबसे पहला आएगा जेनाइटल हर्पीस, ये ऑप्शन में भी था, जेनाइटल वॉर्ट्स, एड्स। ये तीन वायरस से होने वाली एसटीडीज़ हैं। एसटीडीज़ के और भी दो नाम हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं, वेनरियल डिजीजेस, वीडी, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, आरटीआई। तो इससे कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि वीडी अलग है, आरटीआई अलग है, एसटीडीज़ अलग हैं, नहीं, एनसीईआरटी में तीनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ हैं गोनेरिया, साइफिल्स एंड क्लैमाइडियोमेसिस। तो इसमें हमें ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन गया था उसमें से तीन जो डिजीज़ दी गई थी वो थी गोनेरिया, साइफिल्स एंड जेनाइटल हर्पीस। तो ये एसटीडी वाली बीमारियां थीं। तो यहाँ से देखिए तीनों क्वेश्चंस हमारे अभी तक के लेक्चर में बन चुके हैं। एक एसटीडी का क्वेश्चन बन गया, एक हमारे डिजीजेस के क्वेश्चन बन गए, एक इम्यूनिटी का क्वेश्चन बन गया। तो यहीं पे आपने 12 मार्क्स स्कोर कर लिए, इससे बाहर नहीं आता है जनरली, और जिस पैटर्न से चल रहा है एनटीए उस हिसाब से तो आगे भी नहीं आने के ही चांसेस हैं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी वो नहीं जाएगा। और इसमें एनसीईआरटी में ही बहुत ही क्लियरली हर एक डिजीज़ के लिए दिया गया है। तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है, और ये वीडियो आपको एक हेड स्टार्ट देगा कि जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप जब पढ़ेंगे उसको तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आपके पास एक ब्रेन में माइंड मैप रहेगा कि हाँ आने वाली चीज़ें ऐसी हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जो इसमें एक टॉपिक है बहुत छोटा है पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिसमें अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं, वो टॉपिक है एड्स। एड्स में इसकी फुल फॉर्म तो लगभग हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स एक डिजीज़ नहीं है, एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम और डिजीज़ में फ़र्क क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डिजीजेस। सिंड्रोम एक सिम्टमेटिक है एक्चुअली, डिजीज़ एक नहीं है, वो कलेक्शन ऑफ डिजीजेस की वजह से एक सिंड्रोम है जिसको हमने एड्स कह दिया। एक्चुअली एड्स क्या होता है? मेनली जो HIV वायरस होता है, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वो अटैक करता है टी लिम्फोसाइट्स पे। तो टी लिम्फोसाइट्स पे जैसे ही वो अटैक करता है तो हमारी इम्यूनिटी हो जाती है कमज़ोर। तो जैसे ही इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, बाकी जो पैरासाइटिक वायरसेस एंड बैक्टीरिया हैं जिनसे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट कर लेती थी, इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से उनको मौका मिल जाता है। नेक्स्ट इसको स्लिम डिजीज़ कहते हैं। डिस्कवर हुआ था कहाँ पे? पहली बार कब मिला था? 1981 में। रेट्रोवायरस है RNA जीनोम के साथ। याद रखिएगा कॉमन कोल्ड किससे है? राइनो वायरस है, और एड्स किससे है? रेट्रोवायरस है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है पार्ट में, इसीलिए मैंने इसे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि रेप्लिकेट इन मैक्रोफेज एंड डिस्ट्रॉय टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, और रेप्लिकेट वो मैक्रोफेज में करते हैं। वो कैसे करते हैं उसकी भी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा, पर इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैक्रोफेज को ही HIV फैक्ट्री कहते हैं। अगर क्वेश्चन में HIV फैक्ट्री का
दिया गया है तो वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, मैक्रोफेज से रिलेटेड है। अगर हम अब बात करें, हमने पहले ही बता दिया कि रेट्रोवायरस है, आरएनए जीनोम है, तो लोग क्वेश्चन ये आता है कि फिर वो हमारे होस्ट बॉडी में कैसे फैक्ट्री बना सकता है, कैसे वो डीएनए प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे जो एड्स एचआईवी वायरस है उसके पास जो सबसे घातक चीज़ जिसको हम बोलेंगे वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है। तो आरएनए जो गया ह्यूमन बॉडी में, उसने वायरल डीएनए बनाया, वायरल डीएनए होस्ट सेल में गया, उसने वायरल आरएनए बनाना स्टार्ट किया, न्यू वायरसेस बने, उन्होंने अटैक किया मैक्रोफेज पे, जिसको एचआईवी फैक्ट्री का ही एचआईवी फैक्ट्री की तरह वो हमारी ही सेल आरएनए वायरस बनाने लगती है और वो मल्टीप्लाई करते हैं और जाकर डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, टी हेल्पर सेल्स को। टी हेल्पर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते ही हम क्या हो जाते हैं, इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाते हैं। इम्यूनो डेफिशिएंट होते ही हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई, जिससे अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मौका मिल जाता है अटैक करने का। अब इसके लिए टेस्ट कौन सा है, कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई पर्सन एड्स है या नहीं। तो इसके लिए दो हैं, एक है एलिसा टेस्ट जिसको एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कहते हैं, पर एलिसा टेस्ट एड्स में कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। एड्स की कन्फर्मेटरी टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, जहाँ पे एंटीबॉडी रिएक्शन देखा जाता है। इसीलिए कभी भी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि एलिसा एड्स की टेस्ट है। हाँ, फर्स्ट टेस्ट है, क्लिनिकल टेस्ट है, पर कन्फर्मेटरी टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट ही है। न्यू डिजीज़ेस में अगर जैसे हमने बात की है तो माइकोबैक्टीरियम आ जाएगा, टैक्सोप्लाज्मा आ गया। और जो सबसे मेन चीज़ है कि एड्स नॉट क्यूरेबल, जब हमने बताया था आपको पहले, तो उसमें यही है कि ओनली प्रोलॉन्ग ऑफ लाइफ इज़ पॉसिबल, डेथ इज़ सर्टेन। दवाइयों से आप अपनी ज़िंदगी लंबी कर सकते हैं पर डेथ को नहीं टाल सकते। नेक्स्ट लास्ट में यही है कि नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, काफ़ी टाइम से आया नहीं है, तो ये एक अलग क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आएगी उसमें कैंसर एंड ड्रग्स पे रहेगी। और ये सेकंड पार्ट अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अगली वीडियो ईज़िली मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।